दिमाग पढ़ना सिखाऊंगी। घबराओ मत, काला जादू से नहीं बल्कि साइकोलॉजी से। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी। जी हाँ, और आज मैं बात करने वाली हूँ साइकोलॉजी के बारे में। मैं हूँ डॉक्टर साक्षी। वेलकम टू द जौहरी बीपीटी क्लासेस। और आज हम डिस्कशन करेंगे साइकोलॉजिकल टॉपिक के बारे में कि साइकोलॉजी क्या होती है, फिजियोथेरेपी में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और हमें किस तरीके से यूनिवर्सिटी में लिखना है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ ली है, ठीक है, हमने बीएमएम पढ़ लिया है। अब हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसे हमें लिखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है समझने में। हमें समझ में नहीं आता साइकोलॉजी, क्योंकि नाम ही है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब क्या कि आपको ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ब्रेन को रीड करना है, बट हम कैसे समझेंगे, क्योंकि दिमाग तो ऑलरेडी टिपिकल ही होता है हमारा, ठीक है, दिल से ज्यादा टिपिकल तो दिमाग होता है हमारा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बट क्योंकि सबको कंट्रोल भी कौन करता है, दिमाग करता है, तो अब उसको हम कैसे रीड करेंगे, किस तरीके से समझेंगे, तो ये सारी प्रोसेस जो है हम साइकोलॉजी में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो समझते हैं वो है साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। आज मैं आपको पूरा इंट्रोड्यूस कराऊंगी साइकोलॉजी से कि कहाँ से ये वर्ड आया था, कैसे इसकी प्रोसेस हुई थी, किस तरीके से ये काम किया, और हमारे फिजियोथेरेपी में सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्या रोल है, ठीक है। हम क्यों पढ़ रहे साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि हम तो साइकाइट्रिस्ट नहीं है, हम तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बट हम क्यों पढ़ रहे हैं हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आती है ना हमारे माइंड में। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। बट अब उसके पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, कि साइकोलॉजी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम पेपर में, यूनिवर्सिटी में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो जो आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको शॉर्ट अगर आंसर आए आपको तो आप उस चीज के बारे में भी लिख पाओ। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं कि साइकोलॉजी जो है उससे क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन में किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा उसमें, व्हाट इज साइकोलॉजी, ठीक है, एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजियोथेरेपी। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो उनका पूछना बनता ही है ना, कि हम साइकोलॉजी पढ़ तो रहे हैं, बट आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आप तो साइकाइट्रिस्ट थोड़ी ना हो, बट हम क्यों पढ़ रहे हैं इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा, जिसमें मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि ये सारे नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, और लास्ट में हम साथ में एक एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं, अब आते हैं कि साइकोलॉजी होता क्या है। वर्ड पे ही है सब कुछ, ये समझ लो कि आपके वर्ड पे ही है, साइकी एंड आपका लॉजी, ठीक है, या लोगस बोल सकते हैं हम। तो साइकी मतलब क्या हुआ, हमारा माइंड एंड सोल, ठीक है। तो पहले के टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, वो हमारे बिहेवियर से जो है वो सोल को कंट्रोल करती है, ठीक है। समझ में आया अभी, ये पहले के टाइम पे ऐसा माना गया था। तो साइकी का मतलब हमारा क्या हुआ, अगर हम बात करें तो माइंड एंड सोल, ठीक है, हमारा बिहेवियर ही हमारे सोल को कंट्रोल करता है, ठीक है। बट कुछ लोगों ने क्या देखा इस पे कि जो सोल है हम उसको क्या, वो हमें ना दिखाई देता है, हम उसको देख सकते हैं क्या, कभी भी आपने भूत प्रेतों को देखा है क्या, बोलते हैं वो क्या है, हमारी आत्मा है, आप उनको देख सकते हो क्या, अब वो रात में देख सकते हो वो बात अलग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो हमारा उस चीज को रीड करना इजी नहीं होता, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज किया उन्होंने, तो चेंज करके उन्होंने क्या देखा कि अब हम माइंड को पढ़ते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि अब हम माइंड को पढ़ते हैं, सोल का तो कनेक्शन ही हट गया, सोल को तो हमने पढ़ ही नहीं पाए। तो अब आते हैं हम माइंड पे। अब माइंड पे जब वो आए कि माइंड को हम रीड करते हैं, तो माइंड को, क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजी की अलग अलग थ्योरी दी थी, अलग अलग पॉइंट से, ठीक है, अलग अलग पॉइंट से मतलब कि वो स्टडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने क्या किया, जब हमें पढ़ना है किसी भी चीज को तो हम क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं ना उसके बारे में। तो उन्होंने पहले सोल को रीड करने की कोशिश की, सोल को वो रीड कर नहीं पाए, तो उनका फिर कहाँ पे आया, माइंड को रीड करना। अब वो क्या हुआ कि वो माइंड पे आए। माइंड क्या हमें दिखता है, ब्रेन हमें दिखता है, एक्चुअल में ब्रेन हमें नहीं दिखता है,
क्या आप देख सकते हो? आपको दिखता हो तो आई डोंट नो, ठीक है। तो ब्रेन भी देखना पॉसिबल नहीं था, तो उसको भी ऐसे रीड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिमाग में लाया कि अब तो इससे भी काम नहीं बन रहा है। अरे भाई छोड़ो, हमने तो ब्रेन भी नहीं पढ़ सकते हम डायरेक्टली जाके, और ना ही हम क्या कर सकते हैं, सोल को पढ़ सकते हैं। तो उनके दिमाग में फिर एक और चीज है, क्या कि जो उन्होंने अब निकाला कि हम क्या करते हैं, हमने क्या बात किया था कि बिहेवियर को पहले वो कर रहा था, ठीक है, उसके बाद वो माइंड को रीड कर रहा था, ठीक है, किसी के सोल को उसमें। तो अब उन्होंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स कैसे कर दिया कि किसी के भी बिहेवियर के साथ में उन्होंने मेंटल प्रोसेस को जज करना शुरू कर दिया। मतलब अब साइकोलॉजी की अगर हम थ्योरी बोले तो क्या होता है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ठीक है। तो उसका क्या बिहेवियर है, और उसका क्या मेंटल प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग जो है इस स्टडी को पूरा किया गया है। तो अब जो हमारी साइकोलॉजी की जो थ्योरी बनती है और जिस पे काम किया जा रहा है, जिसके थ्रू इसके बारे में इसमें स्टडी करते हैं, वो है क्या, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो हम उसका बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, हम समझते हैं थोड़ा सा अब उसको डिटेल में। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दिया आपको साइकोलॉजी से। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। किससे लिया गया था, ग्रीक वर्ड से लिया गया था। साइके मतलब माइंड और सोल, ठीक है। क्या होता है, माइंड और सोल होता है, ठीक है। या लोगोस मतलब स्टडी और साइंस। अगर हम बात करें यहाँ पे लोगोस का मतलब क्या हुआ हमारा, स्टडी या साइंस। हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं या साइंस है हमारा, ठीक है। अगर साइकोलॉजी वर्ड दिया गया मतलब वहां पे क्या हो रहा है, माइंड या सोल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं या साइंटिफिक उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। साइकोलॉजी वॉज कंसिडर्ड टू द स्टडी ऑफ सोल, देन द माइंड, देन कॉन्सियसनेस। Today, psychology is scientifically defined as the study of behavioral and mental process. उन्होंने एक चीज और देखी थी, जैसे मैंने अभी बताया अभी आपको कि सोल में उन्होंने देखा, ठीक है, सोल के थ्रू देखा, ब्रेन के थ्रू देखा, ठीक है। अब उनका कहना था कि हम अनकॉन्शियस लेवल चेक करके देख सकते हैं, कॉन्शियसनेस लेवल चेक करके। तो जो अब अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है फिर, इसलिए उन्होंने बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के थ्रू जो है इस पे स्टडी की है और इस पे आगे काम किया है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि साइकोलॉजी क्या होता है, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की स्टडी होती है। अब अगर यहीं पे हम बात करें डेफिनेशन की, ठीक है, तो डेफिनेशन में हम साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर इंक्लूड्स एवरीथिंग वी डू। तो अब क्या होता है कि साइकोलॉजी की मैंने बता दी ऑलरेडी कि आपको डेफिनेशन और थ्योरी क्या होती है, आपको किस तरीके से लिखना है। अगर आपसे पूछा गया तो आपको यही थ्योरी देनी है, ठीक है। ये कंफ्यूज होकर ये नहीं बोलोगे कि हम तो ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं बोलना है हमें सिंपल है कि उसका बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को हम समझ के जो है काम करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। अब मेंटल प्रोसेस क्या होता है, बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, हम उसके बारे में अब डिस्कशन करेंगे। तो अब सबसे सिंपल चीज आती है बिहेवियर। सबसे पहले हम क्या समझते हैं बिहेवियर के बारे में। तो बिहेवियर क्या होता है, वॉक कर रहे हैं हम, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है मेरा बिहेवियर, ठीक है। मैं तो यहाँ पे क्या करें, बोल के पढ़ा रही हूँ ना मैं यहाँ पे, ठीक है। क्राइंग, लर्निंग, ये सारी चीजें क्या है, हमारा बिहेवियर है, ठीक है। क्योंकि अब बिहेवियर का मतलब हमें क्या आता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सिर्फ ये हमारा बिहेवियर नहीं होता है। दिमाग में सबसे पहले क्या होता है, यही क्लिक होता है ना, बट नहीं, हमें क्या होता है कि वॉकिंग हो गई, टॉकिंग हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें हम कहते हैं ना, बात करने का तरीका और उसके चलने का तरीका, ये सब क्या है, उसका बिहेवियर होता है, ठीक है। समझ में आया अभी। अगर हम बात करें लर्निंग का हो गया, ठीक है, उसकी थिंकिंग हो गई, ठीक है, वो कैसा सोच रहा है, ये भी बोलते हैं ना बिहेवियर, उसका बहुत ज्यादा सोच रहा है या फिर वो सोचता ही नहीं है, ठीक है, ये नेगेटिव थिंकिंग है, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है, ये सब क्या होता है, उसका बिहेवियर होता है, ठीक है। स्लीपिंग, ये भी हमारा क्या है, बिहेवियर है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है ये क्या किस में आती है, बिहेवियर में। तो ये हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि उसका किस तरीके का बिहेवियर है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हम रीड करते हैं। अब लाइक अगर मैं एग्जाम और नेक्स्ट बताऊं अगर मेंटल प्रोसेस की, ठीक है, तो हमने बिहेवियर की बात कर ली, अब आते हैं मेंटल प्रोसेस में। तो मेंटल प्रोसेस में थिंकिंग, कि वो कैसा सोचता है, ठीक है। मेंटल प्रोसेस हम दिमाग की बात की है ना अभी हमने, कि हम रीड कर रहे हैं, माइंड रीड कर रहे हैं, लाइक तो वो क्या करते हैं, वो किस तरीके के थॉट रखता है। आपने बहुत देखा होगा, एस्ट्रोलॉजर्स को देखा होगा, और भी बहुत सारे ऐसे बाबा तो बहुत देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। हर 2 गली में आपको आपका फ्यूचर बताने वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी आपके साइकोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने भी क्या किया है, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है कि वो आपकी पूरी यही थिंकिंग प्रोसेस देखते हैं, ये सारी चीजों को वो क्या करते हैं, रीड करने की कोशिश करते हैं। तो मेंटल प्रोसेस में हम यही देखे कि आप कैसा सोच रहे हैं, आप इतने टाइम से किस तरीके की सोच रखते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। मेमोरी हो गई कि आप पुरानी चीजों को आप जो है याद रह रही है या नहीं रह रही है। लाइक हमने कल क्या खाया है ये हमें पता है या नहीं पता है, ठीक है, हमें याद है या नहीं याद है। पढ़ने की बात मत करना, वो तो तुम भूल ही जाते हो, उसकी बात ही मत करना, वो तो हम 2 घंटे पहले भी पढ़ेंगे तो भी हम भूल जाएंगे, ठीक है। उसकी मेमोरी की बात नहीं कर रहे हैं, वो मेमोरी तो बहुत ही शॉर्ट मेमोरी होती है। बट अगर हम नॉर्मली बात करें तो कल हम कहाँ गए थे, कल हमने कहाँ घूमा, ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, मेमोरी में आती है। तो ये सारी चीजें भी हम देखते हैं कि मेमोरी हमारी कैसी है। नेक्स्ट हमारा इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो लाइक किसी भी प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन निकालना, ठीक है, कि जैसे हम कोई भी मैथ्स में, कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छा होता है सारी चीजों के लेके, तो वो सॉल्यूशन बहुत जल्दी उस चीज को निकाल लेते हैं। तो इंटेलिजेंस के थ्रू भी हम जो है ये पता कर सकते हैं कि उसका मेंटल प्रोसेस कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इमोशंस, ठीक है। इमोशंस की अगर हम बात करें तो ये आपको पता है कि किस तरीके का इमोशन हमारा है। अब जहां पे रोना चाहिए वहां पे हम क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है। मम्मी ने थप्पड़ मारा जोर का, ठीक है, तो उस टाइम पे हम अगर हंस रहे हैं तो ये हमारा क्या है, मेंटल प्रोसेस, मतलब डिस्टर्ब है इसका माइंड, तो यही बोलेंगे सब। तो बेसिक क्या होता है, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपका इमोशन किस तरीके से दिख रहा है, वो होता है आपका मेंटल प्रोसेस। और लाइक लर्निंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, कि आप अपने डिसीजन किस तरीके से ले रहे हो, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ लोग होते हैं क्विकली डिसीजन ले लेते हैं, बट कुछ लोग होते हैं नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो डिसीजन चल रहे हैं, ये डिसीजन जो हम ले पाते हैं, ये सब किस में आता है, मेंटल प्रोसेस पे आता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी मैंने बताया, इंटेलिजेंस जैसे हमने बात की वहां पे। तो ये सारा जो सॉल्यूशन होता है, ये सारी चीजें जो है हम देखते हैं, वो होता है हमारा किसके अंदर, मेंटल प्रोसेस के अंदर। तो मतलब हम बिहेवियर में क्या क्या चीजें देखते हैं और साथ में मेंटल प्रोसेस में क्या क्या चीज देखते हैं, ये पूरी स्टडी हम करते हैं, इसी को हम बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। तो अब समझ में आया कि साइकोलॉजी के अंदर हमें क्या क्या चीजें रीड करनी होती है, क्या क्या चीजें हमको समझनी होती है। तो ये तो हमने बात कर ली, बिहेवियर की बात कर ली, मेंटल प्रोसेस की बात कर ली। अब आती है बात, अब मेन चीज आती है कि हम स्टडी क्या क्या करेंगे, ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर। तो स्टडी क्या क्या करेंगे, अगर हम बात करें तो ह्यूमन का बिहेवियर। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी नया पर्सन आया तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसका बिहेवियर चेक करते हो। अब बिहेवियर में क्या देखना है, जो हमने बात किया ऊपर कि बिहेवियर में क्या क्या हमें देखना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बिहेवियर देखते हैं उसका, ठीक है। थॉट्स देखते हैं कि वो कैसा सोचता है। अगर आपको कहीं पे भी किसी के साथ भी घूमने जाना हो सपोज, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि आपके साथ वो पॉजिटिव थॉट वाला पर्सन है या नेगेटिव थॉट वाला पर्सन है। क्या पॉजिटिव थॉट वाले पर्सन के साथ आप तो घूमने जा सकते हो, लेकिन क्या नेगेटिव थॉट वाले पर्सन के साथ जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। तो बेसिक क्या होता है कि हम उसकी थॉट्स को भी देखते हैं कि किस तरीके की थॉट वो लेके चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इमोशंस, ठीक है, उसके इमोशंस भी हम देखते हैं, किस तरीके का इमोशंस है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। अब पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमने सिर्फ जो कपड़े पहन रखे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं, वही सिर्फ पर्सनालिटी होती है, नो। इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अलग से एक चैप्टर ही है आपका पर्सनालिटी करके, ठीक है। उस पे मैं बताऊंगी कि एक्चुअल में पर्सनालिटी होती क्या है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, पर्सनालिटी कैसी है सामने वाले पर्सन की, एंड इंटेलिजेंस देखते हैं, क्योंकि हम क्या मोस्टली देखते हैं कि हमारे साथ कोई भी पर्सन हो, ठीक है, लाइक हमारा दोस्त ही हो गया, वो बात अलग है कि वो इतना भी इंटेलिजेंट हो, वो हमें गधा ही दिखता है, गजब बेइज्जती है।
ये तो हमारी आदत है। बट हम मोस्टली क्या देखते हैं, अगर हम खुद से पूछे तो सामने वाला बंदा जो हमारे साथ में है वो कैसा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है, एंड लर्निंग, ठीक है। क्या देखेंगे हम, उसकी लर्निंग प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, मेमोरी देखेंगे, मेमोरी कैसी है उसकी, जो हमने ऊपर बात किया अभी, ठीक है, मोटिवेशंस, ठीक है, क्या स्टडी करते हैं, मोटिवेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये सब हम डिस्कशन करने वाले हैं कि साइकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है, ठीक है। तो आगे का जो हमारा चैप्टर्स भी होंगे कुछ इसी में से होंगे, ठीक है, लाइक पर्सनैलिटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स में भी हमें अलग से एक एक चैप्टर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअल में। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस के बारे में स्टडी करेंगे। मेंटल हेल्थ के बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, ठीक है। अभी तक हमने ये बात कर ली ऑलरेडी कि हमें साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या स्टडी करनी है, ठीक है। ये अलग से चैप्टर्स आपको मिलेंगे जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। लाइक हमें इतना पता है कि इंटेलिजेंस नॉर्मल की उसका आईक्यू लेवल, ठीक है, हम नॉर्मल ये समझते हैं, ठीक है, अगर किसी की बात की गई है तो। अगर मैं वहीं पे बात करूं मेमोरी की, तो नॉर्मल मेमोरी हमें पता है कि कल का क्या याद है, ठीक है। लर्निंग की अगर बात करूं तो लर्निंग प्रोसेस कितनी है हम नॉर्मल टर्म में इतना जानते हैं, लेकिन उसके अंदर हम और अच्छे से समझेंगे कि हम लर्न किस तरीके से कर सकते हैं, मेमोरी किस तरीके से, टेस्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इसमें प्रोसेस होती है। ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जब ये अलग से इसके चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो ये जो सारे नोट्स है आपको ये सारे ऑथराइज्ड बुक से दिए बनाई गई है, ठीक है, अलग अलग बुक से। तो ये आप ऑलरेडी हमारे जो मैं बताऊंगी लास्ट में कि आपको कहाँ पे ये सारे नोट्स मिलेंगे। बट अभी हम आते हैं इस टॉपिक पे अगर बात करें तो ये हमने समझ लिया कि साइकोलॉजी के अंदर क्या स्टडी करनी है। अब हम बात करने वाले हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। गोल क्या है साइकोलॉजी का, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका एक गोल होता है ना, नहीं तो हम काम क्यों करें, हम तो पूरे टाइम क्या करें, रेस्ट करें। बट जो स्टडी जो भी हमें काम करते हैं तो उसमें हमारा एक गोल सेट होता है कि हमें इसलिए ये काम करना है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। बट इसके पहले जो हम ये गोल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं, अभी जो मैं डिस्कशन करूंगी वो एक्चुअल में फिजियोथेरेपी के अकॉर्डिंग डिस्कशन करूंगी, क्योंकि आपके माइंड में बार बार यही चीज आ रही होगी कि मैम ने हमें तो मुझे साइकोलॉजी तो बता दिया, ठीक है, बट वो फिजियोथेरेपी से कैसे कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमें तो ऊपर पूछा ना कि फिजियोथेरेपी में क्या रोल है साइकोलॉजी का। तो अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो फिजियोथेरेपी के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ आपको कि फिजियोथेरेपी में कैसे इंपॉर्टेंट रोल है साइकोलॉजी का। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि किसी के माइंड को रीड करना, लाइक, ठीक है, बिहेवियर को रीड करना। तो हमारे पास कई बार क्या होता है, पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। अब वो पेशेंट्स आते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि जैसे एसीएल टीयर हुआ है किसी को, ठीक है, सपोज एसीएल टीयर हुआ है, उसमें दो पेशेंट सेम टीयर के आए हैं, सेम सर्जरी के आए हैं, एसीएल सर्जरी के आए हैं, ठीक है। एक पेशेंट जो है वो प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है, प्रॉपर मोटिवेटेड है, ठीक है, और दूसरा एक जो पेशेंट है हमारा वो डिमोटिवेटेड है कि अरे मैं तो ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, मैं तो चल ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, और वो इसी रीजन से वो एक्सरसाइज भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो एट लास्ट जो रिजल्ट निकलता है एक्चुअल में, तो वो रिजल्ट जो अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, जो मोटिवेटेड पेशेंट है, वो क्या है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। वही जो दूसरा पेशेंट है उसका रिजल्ट कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, मतलब कि अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, डिले होगा उसका रिजल्ट, ठीक है। तो इसका रीजन सिर्फ ऐसा नहीं है कि उस पे एक्सरसाइज कुछ अलग से कराई गई थी और दूसरे पेशेंट में एक्सरसाइज कुछ और कराई गई थी, नहीं, उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है सेम एक्सरसाइज रखी गई थी जो उसके लिए अच्छी होगी रिजल्ट के लिए, ठीक है। बट सिर्फ उसका क्या हुआ, एक माइंड सेट, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी कि मैं ठीक ही नहीं होऊंगा क्योंकि वो डिमोटिवेटेड था। तो ये मोटिवेशंस, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, बिहेवियर, हमने उसका बिहेवियर देखा, फियर ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने किससे देखा, साइकोलॉजी के थ्रू। ये सब क्या है, हमारा साइकोलॉजी है। तो हम इससे इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, हमारे पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। उसके अब मोटिवेट कब कर सकते हैं, जब हम उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं, ठीक है, उसकी मेंटल प्रोसेस को समझ सकते हैं।
तो ये सारी चीजें जब हमें पता होंगी तो हम अपने पेशेंट को क्या कर पाते हैं, अच्छे से मोटिवेट कर पाते हैं और हमारा जो रिजल्ट होता है उसको बेटर बना पाते हैं। ठीक है, तो ये भी मैटर करता है क्योंकि साइकोलॉजी के बिना हमारा फिजियोथेरेपी भी अधूरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार आप सारी चीजें करते हो बट आपका पेशेंट मेंटली अगर नहीं होता है सही तो आपका पेशेंट ठीक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसके माइंड में वो थॉट बन चुके कि मैं ठीक होऊंगा ही नहीं, क्योंकि हमारे अलग अलग टाइप के पेन्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल पेन ही होते हैं उनको, जो एक्चुअल में पेन होता भी नहीं है। तो इस तरीके के थॉट्स को हम समझने के लिए, पेशेंट की रिकवरी को बेस्ट करने के लिए जो है हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, हम समझते हैं कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा ये मेनली जो है इसमें 4 गोल्स होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। वो है, सबसे पहला हमारा है डिस्क्राइब बिहेवियर। ठीक है, इसमें बिहेवियर को हम समझते हैं, तो लाइक इसमें क्या करेंगे, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड बिहेवियर। ठीक है, सामने वाले का जो भी पेशेंट आएगा या फिर जो भी पर्सन है XYZ, एक एग्जांपल के लिए तौर पे समझ रहे हैं, कोई भी पर्सन है तो सबसे पहले हम उस पर क्या समझेंगे, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। कई बार होता है आप गए होगे डॉक्टर्स के पास में, तो आप अपनी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो और डॉक्टर से ओके ठीक है आपको ये दिक्कत हो रही, ये सब क्या है, वो आपके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझे अगर हम, तो अ फिजियोथेरेपिस्ट नोटिस पेशेंट अवॉइड्स वॉकिंग आफ्टर सर्जरी। क्या होता है कि जब भी पेशेंट सर्जरी के बाद आता है, जैसे मैंने अभी बताया कि एसीएल टेयर हुआ है, एसीएल टेयर होने के कारण वो सर्जरी पे गया, तो सर्जरी के बाद जब पेशेंट आता है तो उसको लगता है कि हमें वॉकिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि नी में पेन हो, ठीक है, या फिर अगेन आपको क्या होगा कि सर्जरी की नीड पड़ सकती है। ठीक है, तो इंजरी हो सकती है। तो इन सारी चीजों के कारण उसके माइंड में एक थॉट बैठ जाता है इस चीज का, तो इसलिए वो उसको क्या करता है, अवॉइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका साइकोलॉजिकल फेयर है। ठीक है, साइकोलॉजिकल फेयर हो रहा है उसको, ना कि उसको एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। अब पता चले कि हो सकता है कि मस्कुलर उसका स्ट्रेंथ अच्छा हो, बट वो सिर्फ बिहेवियर या फिर उसके साइकोलॉजिकल थॉट के कारण जो है वो ये अपना जो है प्रोसेस नहीं कर पा रहा है या वॉकिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम समझें तो नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन बिहेवियर। ठीक है, फाइंड द रीजन बिहाइंड द बिहेवियर। तो नेक्स्ट अगर हम गोल समझे तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि उस बिहेवियर के पीछे का रीजन क्या है। अगर वो पेशेंट जो है या फिर पेशेंट हो या फिर कोई भी पर्सन हो, ठीक है, वो कई बार क्या होता है कि अगर हम कोई भी पर्सन बहुत एबनॉर्मल बिहेव करता है। अब बिहेव एबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर कैसे पता चला हमें, जब हमें बिहेवियर पता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हमें बिहेवियर तो पता चल गया, ठीक है, कि वो ऐसा बिहेव कर रहा है, बट वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है ये भी तो पता होना जरूरी है हमें। तो हम उस चीज को भी जानने की कोशिश करते कि वो ऐसा बिहेव कर क्यों रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो पेशेंट फियर्स पेन और फॉलिंग। अब समझ में आया जो मैंने ऊपर बताया कि एसीएल टेयर का पेशेंट था, उसको सर्जरी हुई तो उसके बाद वो वॉकिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, वो उसका बिहेवियर है, बट वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको डर है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, ठीक है, उसे इंजरी ना हो जाए। ठीक है, इस रीजन से वो जो है वो ऐसा बिहेव कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेडिक्ट बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर को हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कि लाइक फ्यूचर में वो कैसा बिहेव कर सकता है। अभी तक हमने देख लिया कि क्यों ऐसा कर रहा था और बिहेव कैसा कर रहा था, ये सब ने समझ लिया। अब बिहेवियर में वो जो उसका फ्यूचर में है वो ऐसा बिहेव कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं प्रेडिक्शन। ठीक है, हम किसी चीज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारे मम्मी पापा भी एक्स्ट्रा प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि नहीं नहीं ये तो ऐसा बिहेव करेगा ही। ठीक है, ये लाइक टीचर भी कर लेते हैं, तो वो क्या है उनका प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, कि उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया है। तो लाइक एस्टिमेट फ्यूचर बिहेवियर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझे, इफ फेयर कंटिन्यूअस द पेशेंट में नॉट कोऑपरेट विद द रिहैबिलिटेशन। ऑब्वियसली उसको फियर है, सपोज पेन है उसको, ठीक है, उसको पेन का फियर है कि मैं पेन होगा मुझे अगर मैं चलूंगा तो, या फिर मैं गिर जाऊंगा, ठीक है, इंजरी हो जाएगी। तो ये किस पे इम्पैक्ट करेगा कि वो एक्सरसाइज हमारे साथ कोऑपरेट कम करेगा। ठीक है,
क्योंकि उसको फेयर रहेगा, क्योंकि हमें क्या कराना है, हमें तो वॉकिंग कराना है ना, वॉकिंग कराना हमारा काम है, तो वो क्या करेगा, उसको फेयर रहेगा, ठीक है। तो हमारे रिहैबिलिटेशन के टाइम पे वो कॉपरेट नहीं करेगा। तो ये हमने क्या कर लिया है, प्रिडिक्ट कर लिया है उसके बिहेवियर को। अब नेक्स्ट है हमारा जो है गोल क्या रहेगा, कंट्रोल और मॉडिफाइंग बिहेवियर। अब हमने देख लिया कि फ्यूचर में वो कैसा बिहेव करेगा, क्या बिहेवियर है और क्या रीजन है उसके बिहेवियर का, हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी देख ली है। अब हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। मॉडिफाई बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे या कंट्रोल करेंगे जो उसका बिहेवियर है, तो उसको हम कैसे करेंगे। अब मेन चीज तो यही आती है ना कि हमने ये चीजें तो समझ ली, लेकिन अब करेंगे क्या उस पे। तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। पेशेंट को क्या, हम तो अपने 4 दोस्तों की गैंग पे भी यही करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि सामने वाला तो मोटिवेट हो जाता है लेकिन हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लाइक वैसे ही तो इसमें क्या होता है कि हमें क्या करना है, अगर हम टॉपिक पे आते हैं तो बात करते हैं, तो इसमें क्या करना है, हमें मोटिवेशन करना है, ठीक है, पेशेंट को काउंसलिंग करनी है एंड एजुकेट करना है एक्सरसाइजेस के लिए, ताकि उनको ये चीजें समझानी है कि नहीं एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, आप अच्छे से चल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अब मोटिवेट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें बहुत ज्ञान देने का शौक है, हम इसलिए मोटिवेट करते हैं क्योंकि पेशेंट की रिकवरी अच्छी हो। पेशेंट की रिकवरी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हमारा नाम अच्छा होगा। चलो ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि गोल क्या है साइकोलॉजी का, ठीक है, ये हमने बात कर लिया। अब आते हैं फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। हम कौन कौन से फील्ड में साइकोलॉजी का यूज करते हैं। अभी तक तो हमने फिजियोथेरेपी की बात कर ली, ठीक है, लेकिन और भी ऐसे फील्ड है जहाँ पे साइकोलॉजी की यूज होती है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ हमें ही है कि हमें फिजियोथेरेपिस्ट जो सिर्फ साइकोलॉजी का यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है। फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी में अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी का हर फील्ड में इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, हर जगह पे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो सबसे पहला हम समझते हैं वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो होती है वो डील करती है किसके साथ में, मेंटल डिसऑर्डर के साथ में, ठीक है। अगर अब ये मेंटल डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर हम समझे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम के पहले सबसे ज्यादा क्या होता है हमारा, एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि हमारे सारे वाइटल साइंस क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, ठीक है। हमारी बीपी भी बढ़ रहा है, हमारा शुगर लेवल भी बढ़ रहा है, हमारी सांस भी फूल रही है, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये हमारा कैसा है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, ओके। तो क्या होता है कि ये डील करता है हमारे मेंटल डिसऑर्डर के साथ में, ठीक है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है, जिसमें वो देखते हैं कि पेशेंट हमारा क्या है, पर्सन जो है वो डिप्रेशन में है तो नहीं है, ठीक है, एंजाइटी हो सकती है, ये सब क्या है हमारा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें क्लिनिकल बिहेवियर हमारा एक तरीके से साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं होता है, जो आज हर पर्सन जो है, आज मैं अगर बात करूं तो हर 10 में से 9 पर्सन जो है इससे गुजर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी हो गया, फोबिया हो गया, ठीक है, या स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट असिस्ट एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल थेरेपी, जिनको हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं बेसिकली, वो इन्हीं सारी चीजों पे काम करते हैं। बोलते हैं ना कि अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, तो हमें नॉर्मल नहीं लेना चाहिए उन चीजों को, हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उस चीज की काउंसलिंग करानी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर में नहीं आता है और हम इन चीजों को इग्नोर करते रहते हैं। कई बार क्या होता है, हमें हर टाइम इस चीज को फेस करना पड़ता है, बट हमें नहीं करना है इस चीज को। हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे जब अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो इस पे जो आपका साइकोलॉजिस्ट रहेगा वो असेस करेगा किसके बारे में, जो भी साइकोलॉजिकल थेरेपी रहेगी उसको ट्रीट करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, एजुकेशनल साइकोलॉजी। हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात कर ली, अब एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमारा आता है लर्निंग, ठीक है, उसकी लर्निंग प्रोसेस कैसी है, इंटेलिजेंस कैसा है उसका, ठीक है, मेमोरी कैसा है, एंड अटेंशन एंड मोटिवेशन कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा किसके अंदर आता है, अगर हम बात करें तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। कई बार देखा है स्कूल में जो बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, तो आजकल तो बहुत हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स हो चुकी हैं, बहुत एजुकेशन लेवल बहुत हाई हो चुका है। तो क्या होता है, पहले के टाइम पे तो ये सारी चीजें जो होती थी, अगर इनमें से कुछ भी कम हुआ तो क्या पढ़ते थे, डंडे पड़ते थे, ठीक है।
पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है, अब हमारा वाला टाइम नहीं रह गया। अब के टाइम पे क्या होता है स्कूल्स में मोस्टली कि आपको जो है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं, ठीक है, वो आपको जो है इस चीज के बारे में ऑलरेडी एजुकेट करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर कहीं पे भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो वहां पे इन सारी चीजों को क्या करते हैं, वो टीच करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो इम्प्रूव टीचिंग मेथड एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, मोटिवेशन, ये सब चीजें किसके लिए अच्छा रहता है कि टीचर्स भी जो है इससे एजुकेट होते हैं, ठीक है, वो अपना टीचिंग परफॉर्मेंस भी बेटर करते हैं और जो स्टूडेंट होता है उनका भी परफॉर्मेंस क्या होता है, बेटर होगा, ठीक है। जितना अच्छे से उनको समझ में आएगा तो स्टूडेंट को भी क्या होगा कि उतने अच्छे से उस चीज को वो समझ पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि कंपनीज में यूज किया जाता है। जैसे कंपनीज वगैरह तो इंडस्ट्री नाम पे ही समझ में रहा है, इंडस्ट्रीज एरियाज पे होता है, वहां पे भी इस साइकोलॉजी का यूज होता है। जैसे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस हो गया, लीडरशिप हो गई, ये हर किसी में नहीं आती है ना, तो ये उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए, लीडरशिप को, जॉब सेटिस्फैक्शन, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो है ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लाइक टीम वर्क हो गया, ठीक है, वर्क प्लेसेस हो गए, ठीक है, वर्क प्लेस स्ट्रेस हो गया, ये सारी चीजें देखने को मिलती है किसमें, एक नॉर्मल एम्प्लॉय जो होते हैं, लाइक आप ऑफिस वर्किंग पर्सन जैसे हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रीज एरिया पे काम कर रहे हैं तो उनके पास ये सारे टेंशन होते हैं, ठीक है, लाइक वर्क प्लेस स्ट्रेस होता है, टीम के साथ में कैसे वर्क करना है उनको, ठीक है, जॉब से सेटिस्फैक्शन है उनको या नहीं है, ये सारी चीजें किसमें आती है, हमारे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर दी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी में हम स्टडी क्या करते हैं, अगर हम बात करें तो हाउ साइकोलॉजी फैक्टर्स अफेक्ट फिजिकल हेल्थ। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं लाइक स्ट्रेस हो गया हमारा, हमने अभी ऊपर बात किया साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से थे, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें किस तरीके से हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, ठीक है। इसीलिए हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं क्योंकि ये हमारे हेल्थ को भी डिस्टर्ब, फिजिकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मैंने जैसे अभी बताया स्ट्रेस हो गया, तो स्ट्रेस क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है ब्लड प्रेशर को, डिले कर सकता है वुंड हीलिंग को एंड रिड्यूस कर सकता है इम्यूनिटी को। आप समझ में आया, तो यही बोलते हैं कि हमें आज सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस, ठीक है, जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं। तो ये हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारा साइकोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नॉर्मल हैं, ठीक है, अब ये मत बोलना कि अब नॉर्मल हैं, ये भी तुम्हारी साइकोलॉजी है, ठीक है, क्योंकि हम ये सोचने लगे हैं, तो हम जैसा थॉट रखते हैं हम वैसी चीजें वहां पे गेन करते हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजी हमारी डिस्टर्ब होती है, जो हमारी मेंटल साइकोलॉजी होती है, ठीक है, लाइक हमारा जो साइकोलॉजिकल क्लिनिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया और हमारा स्ट्रेस हो गया, ठीक है, वो इन सारी चीजों को क्या कर रहा है, ये फिजिकल हेल्थ में आता है हमारा, ठीक है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम दे रहा है हमारा, डिले कर रहा है वुंड हीलिंग को, ठीक है, रिड्यूस कर रहा है हमारी इम्यूनिटी को। तो ये सब चीजें क्या हो रही हैं, इसके कारण डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम देखेंगे किस तरीके से जो हमारी साइकोलॉजी होती है वो हेल्प करती है एथलीट्स के परफॉर्मेंस को। आपने देखा है कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एथलीट्स होते हैं, लाइक अभी रिसेंट में बहुत ज्यादा जो ट्रेंड में वो क्रिकेट हुआ है, ठीक है, तो आपने देखा होगा हर दिन सबका एक जैसा नहीं होता, ठीक है, तो परफॉर्मेंस भी हर दिन एक जैसी नहीं होती। तो कई बार क्या होता है कि परफॉर्मेंस जो है डिस्टर्ब होती है अगर एथलीट की, तो वहां पे क्या होता है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, कि अब हमारी परफॉर्मेंस तो जितना परफॉर्मेंस उनका पहले खराब हुआ है तो डीमोटिवेशन के कारण और ज्यादा उस परफॉर्मेंस पे क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं हम उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, तो कॉन्फिडेंस लेवल को कोच क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं ना, हम भी क्या करते हैं एग्जाम के पहले कॉन्फिडेंस अपना, नहीं हम कर लेंगे, हम तो सब चीज अच्छे से कर लेंगे, हम एग्जाम अच्छे से दे देंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप कर रहे हैं, मोटिवेट कर सकते हैं उनको, करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन, फोकस करेगा, जब पेशेंट का माइंड में कोई चीज नहीं रहेंगे तो वो क्या करेगा, कंसंट्रेट करेगा अपने गोल पे, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ट होगा उससे, ठीक है, और स्ट्रेस को हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेस का भी मैनेजमेंट कर सकते हैं इस कारण से।
तो इस तरीके से जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है वो हेल्प करती है एथलीट्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग साइकोलॉजी में क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं, गाइडलाइंस को। ठीक है, कौन कौन सी गाइडलाइंस है, लाइक हमारा करियर हो गया, ठीक है, करियर से रिलेटेड हो गया, हमारा फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, करियर में हमें, आज आप क्या कर रहे हो, बीपीटी कर रहे हो, ठीक है, फिजियोथेरेपी में आप आए हो, उसके पहले आपको किसी ने क्या किया होगा, गाइडलाइंस दी होंगी। ठीक है, कि आप डायरेक्टली तो नहीं आए होगे, या गूगल ने भी आपको किया। ठीक है, आप कुछ लोगों के माइंड में आएगा कि हमने तो गूगल में सर्च किया और हम आ गए, तो वहां पे भी क्या गूगल ने आपको गाइडलाइंस दी ना, तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी। ठीक है, तो करियर हो गया हमारा, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए। ठीक है, अब ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, एंड इमोशनल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर, कि हम क्या करते हैं, काउंसिल करते हैं। ठीक है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, हम उस चीज पे हम उस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, इन पे भी काम किया जाता है। ठीक है, हम उस चीज की भी काउंसलिंग करते हैं। एंड इमोशनल एडजस्टमेंट जैसे हो रहा है, तो वहां पे भी काउंसलिंग की जाती है। तो जो ऐसी काउंसलिंग करता है वो किसके अंदर आता है, हमारा काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी में अब हमारा क्या आता है, लाइक ग्रोथ। ठीक है, बच्चे की कैसी ग्रोथ हो रही है, उसको कैसे लर्न कराना है बच्चे को एक। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसको कैसे देना है, बिहेवियर चिल्ड्रन का कैसा होना चाहिए और किस तरीके से उसको जो है एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर आती है। वहीं अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो है वो है सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी में की स्टडी क्या स्टडी करते हैं हम, कि पीपल जो है इन्फ्लुएंस कैसे हो रहे हैं दूसरे से। आज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है, आप जिस तरीके के इन्फ्लुएंसर को ज्यादा फॉलो करोगे, जिस तरीके के क्रिएटर्स को ज्यादा फॉलो करोगे, आपका भी बिहेवियर उसी तरीके से होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वहां पे वो सामने वाला आपको क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए तो नाम ही दिया गया उसका, इन्फ्लुएंसर। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे, तो हमारा पीयर प्रेशर हो गया। ठीक है, ग्रुप बिहेवियर हो गया। ठीक है, इसमें स्टडी करेंगे लीडरशिप, इसी से तो हमें लीडरशिप मिलती है। ठीक है, एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, जो मैंने अभी आपको बताया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जो है इस पे देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि पर्सन जो है किसी और को देख के उससे क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, वो उस तरीके से बिहेव करेगा उनको देख के। ठीक है, तो ये लीडरशिप जो हमको आती है, जैसे बोलते हैं ना, आपको घर में भी बोला होगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, घर में मम्मी लोग क्या बोलते हैं, पापा लोग क्या बोलते हैं, इसके साथ मत घूमना, नहीं तो तू भी ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है ना, बोलते हैं ना, मार पड़ती है, डांट पड़ती है, हम तो ढीठ है, हमको तो समझ ही नहीं आता कुछ भी, हम तो वही करते हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब चीजें जो होती है एक्चुअल में वो हम इन्फ्लुएंस, क्योंकि उनको क्या लगता है हम इन्फ्लुएंस होते हैं उससे, तो वो हमारा किसके अंदर आता है, सोशल साइकोलॉजी, कि हम जिस तरीके के लोगों के बीच में रहेंगे, जैसे हम रहेंगे वैसा ही हमारा बिहेवियर होगा और उसी तरीके से हम वहां पे एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, सोशल साइकोलॉजी के अंदर, हम उसके अंदर ये स्टडी करते हैं। ठीक है, ग्रुप बिहेवियर, लीडरशिप एंड हमारा जो हो गया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस के बारे में। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी में क्या भी हम चेक करते हैं, तो जो साइकोलॉजिस्ट रहता है बेसिकली वो असिस्ट करता है क्या चीजें, जैसे कोर्ट में हो गया, कोई इवेल्युएटिंग बिहेवियर हो गया, मेंटल स्टेट्स हो गया, उसके बारे में जो है वो स्टडी करता है। नेक्स्ट वहीं पे हमारा आता है क्या, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, जो कि अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। तो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में क्या होता है, ये एक ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है हमारी फिजियोथेरेपी के लिए। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि जैसे एशियल टीयर का मैंने अभी डिस्कशन किया। ठीक है, तो ये जो इंजरीज का डिस्कशन किया, तो ये इसमें क्या हो रहा है, ये सब किसके अंदर आ रहा है, हमारी फिजियोथेरेपी के अंदर ही आ रहा है ना, कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा और हमें किस तरीके से उसको मोटिवेट करना है। तो अगर हम यहीं पे रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी की बात करें, तो लाइक हमारा स्ट्रोक हो गया। ठीक है, हम क्या इसमें पेशेंट किस तरीके से हमें देखने को मिल गया, स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट में बहुत कॉमन होता है डिमोटिवेशन का, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो अपना काम नहीं कर पाते। ठीक है, वो अपनी एक्टिविटी खुद से नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली वो क्या होते हैं, फुल डिमोटिवेटेड होते हैं। तो हमारा काम क्या है, हमें उनको मोटिवेट करना है। ठीक है, जितना हम उनको मोटिवेट करेंगे, एजुकेट करेंगे इन सारी चीजों के बारे में, तो
उनके अंदर इस चीज का इंकरेजमेंट बढ़ेगा, और इंकरेजमेंट बढ़ेगा तो वो उनका जो रिजल्ट होगा, उनका जो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, वो सारी चीजें क्या होंगी, उनमें अच्छी इनहेंस होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें इनहेंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, एम्पुटेशन हो गया। लाइक एम्पुटेशन की अगर हम बात करें, लिम्स कट जाते हैं, लिम्ब का कटना, क्रश इंजरी हुई है या फिर गैंग्रीन, ऐसी कंडीशंस में क्या हो गया कि उस पार्ट को कट कर दिया। ठीक है, लिम्ब हमारा कट हो गया उस पार्ट का, तो वहां पे पेशेंट को क्या होता है, एक्चुअल में वो क्या होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि मेरा ये पार्ट कट गया, मैं कैसे काम करूंगा, मैं किस तरीके से ये सारी चीजें कर पाऊंगा। ये बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन उनके अंदर होता है। तो फिर हम उनको मोटिवेट करते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स के बारे में उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारी चीजें करके हम जो है उनको ये इस तरीके से काउंसलिंग करते हैं उनकी। ठीक है, क्रोनिक पेन हो गया, बहुत पुराना पेन है। ठीक है, बोलते पेशेंट ने बोला कि हमने सब जगह से सारी चीजें कर ली, सब जगह दिखा लिया, हमने इतने लंबे टाइम तक मेडिसिन भी ले ली, फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे हैं, हम ठीक ही नहीं होंगे। तो ये क्रोनिक पेन है, हमारा बहुत पुराना पेन है। तो उस चीज को भी क्या होता है कि पेशेंट माइंड में रख लेता है। ठीक है, तो पेशेंट के माइंड में होता है, तो उस चीज को भी हमें क्या करना है, काउंसिल करना है। डिसेबिलिटीज हो गई, ऑब्वियसली डिसेबिलिटी में पेशेंट है तो वो तो डिमोटिवेटेड होना ही है कि मैं ठीक होऊंगा ही नहीं। ठीक है, फैमिली प्रेशर्स एंड ऑल सारी चीजें जो होती हैं उनके अंदर ये चीजें चलती रहती है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमने बताया, बिहेवियर देखना पड़ेगा किस रीजन से है, फिर उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोसेस पे हम काम करते हैं। अब वो कैसे इंप्रूव करेगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको ऑलरेडी, मोटिवेशन करके, इमोशनल एडजस्टमेंट करके, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करेगा। ठीक है, कॉपिंग स्ट्रेटेजीज बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें करके जो है पेशेंट को रिकवर बेटर करता है। ठीक है, उसकी रिकवरी को। अब नेक्स्ट हमारा जो हमने बात की अभी ऊपर ही की, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन फिजियोथेरेपी। ठीक है, तो कैसे रोल करेगा साइकोलॉजी जो है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। तो सबसे पहला जो है वो क्या करेगा, किस तरीके से हेल्प करेगा, बिल्ड करेगा ट्रस्ट विद द पेशेंट। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को ट्रस्ट होगा तभी वो आपसे ट्रीटमेंट कराएगा। तो सबसे पहले जब आप उससे बिहेव इस तरीके से करोगे, आप उसके प्रॉब्लम को समझ पाओगे, आपके पास पेशेंट आएगा। ट्रीटमेंट तो बात की प्रोसेस है, सबसे पहली प्रोसेस यही होती है हमारी। ठीक है, तो अगर आप ये चीज कर पाए अच्छे से, तो वहां पे आपके पेशेंट को क्या हो जाएगा, एक ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं, हम तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी दोनों के बीच का क्या होता है, कुछ लोग अगर आप ये कर रहे हो, नहीं हमारा पेशेंट आया, आप चलो मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो बस हमने अल्ट्रासाउंड घुमाया, आईएफटी घुमाया, एक्सरसाइज कराया, भेज दिया। आपको कम्युनिकेशन भी बेटर रखना पड़ेगा, तभी वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता पाएगा पेशेंट। ठीक है, क्योंकि वो चीजें क्या कर रही हैं, फिजिकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रही हैं, हमने ऊपर ही जैसे बात किया। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, हमारा क्या करेगा, वहां पे मोटिवेशन भी पेशेंट के अंदर क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिड्यूस फियर ऑफ मूवमेंट। जब हमारा ये चीजें बेटर होगा तो हम इस तरीके से क्या होगा कि पेशेंट को जो है फियर भी कम होगा कि नहीं हम गिरेंगे नहीं, ये सारी चीजें तो ये सब दिमाग में उसके नहीं आएगा, और वो क्या करेगा, उसको ये चीजें इनहेंस इंप्रूव करने में बेटर करेगा। ठीक है, जो भी इंजुरीज है, ठीक है, इंजुरी को रिकवर करने में बेटर करेगा वो। ठीक है, इंप्रूव करेगा एक्सरसाइज एडहेरेंस को। ठीक है, क्योंकि वो एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसको मोटिवेशन मिल चुका है कि वो एक्सरसाइज से ठीक होगा, एक्सरसाइज से पेन नहीं होगा, एक्सरसाइज से वो ठीक होगा। अगर पेन हो रहा है तो उसको रिकवरी के लिए ही हो रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है मैनेज क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन को भी मैनेज करने के लिए बेटर रहेगा ये नहीं कि उसके माइंड में बैठा हुआ कि नहीं मैं तो ठीक ही नहीं होऊंगा बिल्कुल भी, तो वो चीजें भी क्या होंगी, बेटर होंगी। ठीक है, इनहेंस करेगा रिहैबिलिटेशन आउटकम को। ऑब्वियसली अब हमारा काम क्या है, रिहैबिलिटेशन का, तो हमारा आउटकम जो निकलेगा लास्ट में वो कैसा निकलेगा, बेटर निकलेगा। ठीक है, एंड सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन डिपेंड्स नॉट ओनली मसल बट ऑल्सो द माइंड। तो जो सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन, ये एक थ्योरी है एक तरीके से हम बोल सके, तो जो एक सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन है वो सिर्फ मसल के स्ट्रेंथ से नहीं, मसल के रिकवरी से ही नहीं, बल्कि माइंड से भी होना चाहिए। ठीक है, रिहैबिलिटेशन नाम पे ही समझ में आ रहा है कि हमारा जैसा जो पेशेंट है जब वो नॉर्मल था तो वो कैसा था, हमें वैसा ही बनाना है उसको। ठीक है, तो फिजिकल एंड मेंटल दोनों। ठीक है, यहाँ पे इन सारी चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो अभी हमने ये सारी चीजें बात कर ली है कि साइकोलॉजी क्या होता है, क्या क्या गोल्स है उसके, ठीक है, क्या थ्योरी होती है साइकोलॉजी की, और
कि फिजियोथेरेपी में कैसा उसका इम्पोर्टेंट रोल है, क्या उसका लिंक है, किस तरीके से वो वर्क करेगा। तो इन सारी चीजों के बारे में बात कर लिया है। अब इसके आगे जो है इन्वायरमेंट का एज अ इंडिविजुअल क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। ठीक है, वहां पे मैं आपको बताऊंगी नोट्स कहाँ पे मिलेंगे और साथ में मैं एमसीक्यू भी सॉल्व करूंगी। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।